ओके, गुड मॉर्निंग। आज का नया चैप्टर स्टार्टअप फाइनेंस। इसमें पहला सवाल आता है कि ये स्टार्टअप होता क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस इन स्टार्टअप फाइनेंसिंग। स्टेजेस और मोड्स लिख सकते हैं, और मोड्स इन स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पिच प्रेजेंटेशन। चौथा हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टअप वैल्यूएशन। स्टार्टअप वैल्यूएशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज अ स्टार्टअप। क्या होता है स्टार्टअप? हाँ, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड। तो बिजनेस क्यों नहीं बोलते, स्टार्टअप क्यों बोलते हैं? कुछ नया, इसलिए तो बिजनेस भी तो नया हो सकता है। स्टार्टअप वर्सेस बिजनेस में फर्क क्या है? बिजनेस और स्टार्टअप में फर्क क्या है? जैसे सोचिए, आपने कोई कपड़े का दुकान खोला, आपके लिए तो नया बिजनेस है, लेकिन उसको बिजनेस बोल रहे हो, उसको स्टार्टअप नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि जो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वो दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चारों तरफ लोग जानते हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। बट जैसे ही आप बोलते हो स्टार्टअप कर रहे हैं आप, मतलब आप बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ इनोवेटिव चीज कर रहे हैं जो पहले दुनिया में नहीं था, और उस इनोवेशन में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। बिजनेस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होगा। ऐसा बिजनेस जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और समथिंग न्यू है, तो उसको हम स्टार्टअप कह रहे हैं। एक और डिफरेंस हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप और बिजनेस में। बिजनेस में मोस्टली अपना खुद का रुपया लगता है, स्टार्टअप में गांव का रुपया लगवाते हैं। स्टार्टअप में इन्वेस्टर को पकड़ के बोलते हैं आप इन्वेस्ट करो, मेरे पास तो सिर्फ आइडिया है जी, मेरे पास अपना बिजनेस करने के लिए रुपया नहीं है। जब आप अपना बिजनेस करते हो तो हम लोग बोलते हैं आपको अपना कैपिटल लगाना है, कैसे भी अपने दम पे खड़ा करना है। बट स्टार्टअप में यूजुअली हम लोग बोलते हैं मेरे पास आइडिया है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं इनोवेट कर सकता हूँ, मैं काम करा सकता हूँ, बट मेरे पास पैसे ही नहीं है, एकदम भी पैसे मेरे को कहीं और से ही लाने पड़ेंगे। राइट? तो स्टार्टअप वर्सेस बिजनेस आपको फर्क समझ में आया? आइए थोड़ा सा लिखिए इसके बारे में, स्टार्टअप क्या है और बिजनेस क्या है। जैसे इसमें इनोवेटिव आइडिया बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। इसमें नंबर 1 कन्वेंशनल बिजनेस। कन्वेंशनल बिजनेस जो पहले से चल रहा था वही है। नंबर बी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फंडिंग। नंबर बी बेस्ड ऑन
इंटरनल और एक्सटर्नल फंडिंग। ये स्टार्टअप का मेन बेस रहता है कि हमको बाहर से फंड मिल जाए, हम तो बस आइडिया रखते हैं, हम काम करके दिखा सकते हैं। बट बिजनेस में यूजुअली हमने देखा है कि खुद का फंड ही ज्यादा रहता है, बाहर से जरूरत पड़ता है तो उधार लेते हैं, नहीं तो नहीं भी लेते हैं, या टेम्पररी अपने दम पे उधार लेते हैं और उधार लौटाने का कोशिश करते हैं। स्टार्टअप में ये सोच रहती कि चलो सामने वाला हमसे स्टेक भी ले ले बट हम अपना दम पे आइडिया एग्जीक्यूट करें। बट बिजनेस में यूजुअली अपना स्टेक हम किसी और को नहीं देना चाहते। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर स्टार्टअप में बाहर का फंड ही होगा। आजकल स्टार्टअप में फंड बाहर का मिलता नहीं है तो लोग क्या करते हैं, फिर अपना ही फंड लेके चालू करते हैं। ठीक है, मतलब मोस्टली स्टार्टअप एक्सटर्नल फंड पे आधारित है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट आ रहा है। आप ऐसे सोचोगे ना इस चैप्टर को कि सिनेरियो ऐसा है, समझो जैसे कि आपको ही अपना कोई स्टार्टअप करना है। आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि मैं ऐसा ऐसा कुछ नया बिजनेस कर सकता हूं। इफ यू फील दैट यू कैन डू सम काइंड ऑफ न्यू बिजनेस एंड फॉर दैट you need fund. Okay, you have innovative idea, you are idea based on your technology. कोई भी आपका हो सकता है कोई काम कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ एजुकेशन वर्ल्ड में या फिर कोई भी सेक्टर में जाके, तो आपको उस काम को करने के लिए पैसे कैसे मिलेंगे आप ये सोचना शुरू करो, तो ये चैप्टर ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो इसलिए सेकंड नंबर आपको बता रहे स्टेजेस और मोड्स इन स्टार्टअप फाइनेंसिंग। सेकंड नंबर आ रहा है stages or modes in startup financing. Stages or modes in startup financing. सबसे पहला होता है स्टेज 1, इसको हम लोग बुला रहे बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग सबसे पहला है बूट स्ट्रैपिंग। व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग? सिंपल भाषा में बोले तो अपने दम पर। वही इंटरनल फंडिंग। अब अपने दम पर इंटरनल फंडिंग कैसे होगा बताओ? हाँ, गुल्लक फोड़ो, पिगी बैंक, अपना सेविंग्स यूज करो, ओन सेविंग्स। दूसरा, मजा के लिए बोल रहे हैं, मजा के लिए बोल रहे हैं, दूसरा होता है ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ है फ्रेंड्स, फैमिली और फूल्स। तीन तरह के लोग आपको एकदम शुरुआत में फंडिंग करते हैं, जिसको अपने बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। फूल्स मजाक के लिए बोल रहे हैं, इमोशनली मत लीजिएगा। फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको कीड़ा होता है, चल देखते हैं क्या होता है, रिस्क लेते हैं, बिना समझे बूझे बस आपकी बातों में आ गए और आपको पैसे दे दिया, तो दे आर फूल्स। दे डोंट नो द सेंस ऑफ बिजनेस। आप रिकवर करके दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, उनको कुछ समझ में आया नहीं, बस आपके भोलेपन पे आ गए वो और आपको फंडिंग कर दिया। तो इन जनरल बूट स्ट्रैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में अपना ही दम पे कुछ तैयारी करते हैं और उसके तैयारी में इन जनरल यहाँ से जो फंड आता है वो ज्यादा फंड नहीं होता, बहुत लिमिटेड फंड होता है। तो उसमें हम लोग करते क्या पता है, प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। प्रोटोटाइप समझते हैं? मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं जिसमें एक वेबसाइट के थ्रू या एक ऐप के थ्रू मैं ऐसे ऐसे कस्टमर्स जनरेट करूंगा और ऐसे ऐसे सर्विस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस सोचिए ना कि आपको चलते फिरते एजुकेशन वर्ल्ड में ही एक आइडिया आया कि कभी भी कोई भी क्वेरी आ जाता है माइंड में और इंस्टेंट को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो लगता है कि यार भूल गए। तो आप सोचे कि स्टूडेंट वर्ल्ड में क्वेरी सॉल्यूशन के लिए कोई ऐप होना चाहिए, हम उससे कमाएंगे, स्टूडेंट्स उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर हमारा 24/7 एक टीम काम करेगा जिससे जो भी क्वेश्चन पूछो उसका फटाफट वो आंसर खोज के बताएगा।
इससे एक स्टूडेंट का लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ऐसा आपने सोचा, तो उसके लिए आपको एक ऐप बनाना पड़ेगा या वेबसाइट बनाना पड़ेगा। तो प्रोटोटाइप पहले बनेगा। प्रोटोटाइप मतलब एक सैंपल बनेगा कि कैसा ऐप दिखेगा, कैसा वेबसाइट दिखेगा, जिससे कि आप दूसरों को समझा पाए, देखो हम ऐसा बनाने चाह रहे हैं। इट इज लाइक अ सैंपल। तो सैंपल बनाने का भी कॉस्ट लगता है। तो सब पैसे कहां से आएंगे? वो बूटस्ट्रैपिंग से आते हैं। ओके, बूटस्ट्रैपिंग का फंड यूजुअली यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर रिसर्च बोल सकते हैं आप, सर्वे बोल सकते हैं, या फिर प्रोटोटाइप बनाने में काम लेते हैं। यूज्ड फॉर रिसर्च, सर्वे और प्रोटोटाइप, जिससे हम दूसरों को जाके भी एक्सप्लेन कर पाए कि मेरा आइडिया क्या है। स्टेज टू। स्टेज टू, जब बूट स्ट्रैपिंग से मेरा प्रोटोटाइप वगैरह बन जाता है तो हम जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के पास। एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल नाम क्यों दे दिया? मतलब वो ऐसे समय पे आप पे भरोसा करते हैं जब कोई भरोसा नहीं कर रहा होता है, जब किसी को कोई आइडिया ही नहीं लग रहा होता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, बट ये आपके ऊपर फेथ दिखा देते हैं। तो आपको लगता है कि इन्वेस्टर के रूप में एक एंजल आ गया मेरे पास, इसलिए नाम पड़ गया एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली एक इंडिविजुअल होता है जो विद इन योर नेटवर्क भी हो सकता है, जो HNI क्लाइंट होता है। HNI माने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होता है, जिसे लगता है कि कुछ अलग जगह इन्वेस्ट करके देखते हैं, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, सामने वाले का भला हो जाएगा। जो बेसिकली ऐसा क्यों कर रहा है? वो सोसाइटी में रिकॉग्निशन पाने के लिए कर रहा है। अगर वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हुआ, थोड़ा बुद्धिमान हुआ, तो वो आपसे आपका इक्विटी स्टेक ले लेंगे। आपको बोलेंगे ठीक है बेटा तुम ट्राई करो, अच्छा लग रहा है, कितना रुपया चाहिए? आप बोलेंगे 50 लाख रुपया अंकल दे दीजिए तो सही रहेगा। 50 लाख तो नहीं है बेटा, एक बार तुम 10 लाख लो, स्टार्ट करो, लेकिन उस 10 लाख में तुम्हारा जो कंपनी तुम बना रहे हो, पहले कंपनी बना लो, उसमें 20% स्टेक मेरा होगा। तो आज नहीं कमा पा रहे हो कोई बात नहीं, जिस दिन कमाओगे उस दिन 20% स्टेक मेरा होगा। तो वो लोग स्टेक ले लेंगे आपसे, भले उस 10 लाख के बदले आपसे कुछ मांगे नहीं। और ऐसा भी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि नहीं देखो 10 लाख है, पैसा तो फ्री में नहीं आता है, कम से कम इसका साल का 6% ब्याज तो देना ही होगा, चाहे क्यूमुलेटिवली दो या हर साल दो। थोड़ा तो कॉस्ट बियर करना सीखो, नहीं तो तुम पैसे लेके एकदम ठंडे हो जाओगे तो तुम्हें कीमत समझ में नहीं आएगी। तो वो लोग कंडीशंस भी लगा सकते हैं, बट दे आर यूजुअली इंडिविजुअल्स हु आर द फर्स्ट बिलीवर्स ऑन योर आइडिया। Okay, in bootstrapping, we are not considering any angel investor because friends, family and fools will always be first. Fools बोलने का बात है देखो, friends and families will always be first. But angel investors में क्या होता है? Angel investors में they are external people. Okay, they are not closely connected to you. Maybe they are some distant friend of friend, something like that. आपको पता चला, आप पहुंच गए, कहीं से कांटेक्ट मिला, आप पहुंच गए, उनके साथ आइडिया शेयर किया, तो उनको लगा हाँ चलो करते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स से भी आपको फंड मिलता है। तो दे मे टेक इक्विटी फ्रॉम यू एंड दे मे प्रोवाइड यू फंड, एंड दैट फंड हैज गॉट सम यूज। उस फंड को हम लोग बोलते हैं सीड कैपिटल असिस्टेंस। एंजल इन्वेस्टर्स का फंड को हम लोग बोलते हैं सीड कैपिटल। सीड कैपिटल, अब नाम से सोचो, सीड बीज बोने का कैपिटल दे रहे हो। बीज बोने का कैपिटल का मतलब क्या हुआ? वो आपको पैसे दे रहे हैं, अब आप प्रोटोटाइप दिखा के उनको कन्विंस किया, अब वो बोलेंगे असली वाला बनाना शुरू करो। ठीक है, सीड कैपिटल, अब असली वाला बनाना शुरू करो। ओके, उसके लिए जो फंड लगेगा लेते जाओ। वो आपको मार्केटिंग करने के लिए फंड नहीं दे रहे हैं, वो आपको सीड दे रहे हैं, चलो अब प्रोडक्शन चालू करो। प्रोडक्शन एज इन की ऐप बनाना शुरू करो, वेबसाइट बनाना शुरू करो। तो एंजल इन्वेस्टर्स से आपको क्या मिलता है? सीड कैपिटल असिस्टेंस मिलता है।
They may be family and friends also. They may be family or friends or external individuals. जैसे इंडिया में तो क्या होने लगा, अभी स्टार्टअप का रिजाइम जब थोड़ा सा भी ठंडा हुआ है, बीच में तो बहुत ज्यादा ही स्टार्टअप चारों तरफ चल रहा था, तो एंजल इन्वेस्टर्स लोग को खोजने यंगस्टर्स निकल जाते थे। यंगस्टर्स को लगता था कि नहीं बस स्टार्टअप में ही कुछ करना है, तो खोजने निकल जाते थे। अब मिलते नहीं थे तो क्या करे, कहाँ है एंजल इन्वेस्टर। तो एंजल इन्वेस्टर्स लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के पास भी कोई स्टार्टअप आके अप्रोच करे तो उनका भी तो रिकग्निशन बढ़ेगा। तो ये लोग अपना कम्युनिटी बनाने लगे, ग्रुप बनाने लगे। जैसे कहीं फेसबुक में ग्रुप बना लिया, कोलकाता एंजल इन्वेस्टर्स, मुंबई एंजल इन्वेस्टर्स, समझ रहे हैं, बैंगलोर एंजल इन्वेस्टर्स, ऐसे अलग अलग तरह का ग्रुप बना के वो लोग ज्वाइन करके बैठ गए कि फिर स्टार्टअप वाले यंगस्टर्स जो हैं वो लोग अपना आइडियाज वो ग्रुप में पोस्ट करते हैं। जो एंजल इन्वेस्टर को अच्छा लगता है वो उनको कॉल कर लेता है। तो इस तरह से लोग भी कम्युनिटी बना के बैठने लगे, अपने आप को भी स्टार्टअप करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के पास पहुंचाने लगे। फिर क्या होता है, जैसे स्टार्टअप वगैरह में ऐसे भी होता है कि आजकल कॉलेजेस वगैरह फंक्शंस या फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि आपको स्टार्टअप पे प्रेजेंटेशंस देना है। उसमें कॉलेज वाले लोग कुछ एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करके उनको जज बना के बुला लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जज करो और आपको अच्छा लगे तो आप किसी में इन्वेस्ट भी कर लेना। तो उस तरह से बच्चों को भी मोटिवेशन दिया जाता है, आप अच्छा से प्रेजेंटेशन करना, अगर किसी एंजल इन्वेस्टर को अच्छा लग गया वही जज बन के आएंगे तो हो सकता है वो आपका स्टार्टअप में फंडिंग के लिए भी अग्री कर जाए। और ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स ग्रुप यूनिवर्सिटीज वगैरह में, आईआईएम वगैरह में बनने लगे कि ये लोग बोल रहे कि आप स्टार्टअप आइडिया लेके आओ, स्टूडेंट लोग को मोटिवेट कर रहे हैं और फिर वहां के प्रोफेसर्स ही उसको शेप अप करवा रहे कि नहीं ऐसे करने से ऐसे अच्छा होगा। और फिर वो लोग आपका आइडिया को किसी एक रिनाउंड एंजल इन्वेस्टर ग्रुप को पास ऑन करते हैं और वो लोग आपके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अभी एंजल इन्वेस्टर्स होते कौन है? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जनरली, ओके, बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स है, जिनको लगता है कि आप सब जगह अपना जिंदगी में जो जो सेविंग्स करना था कर लिया था, आप चलो और रिस्क लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे यूजुअली एंजल इन्वेस्टर्स कंपनी बना के नहीं आता है, इंडिविजुअल लेवल पे आता है। ये खाली एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दे आर नॉट जस्ट फंड प्रोवाइडर्स, इनको हम लोग इंक्यूबेटर्स भी बोलते हैं। इंक्यूबेटर क्या होता है? जैसे प्री मैच्योर बेबी हो जाता है ना, प्री मैच्योर बेबी को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि उसको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली मिलता रहे और वो बाहर का कोई डिजीज नहीं पकड़ ले जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाए। वैसे एंजल इन्वेस्टर इंक्यूबेटर का काम करते हैं स्टार्टअप के लिए। एंजल इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली पहुंचे हुए लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये लोग इंक्यूबेटर का रोल प्ले करते हैं एक छोटे से स्टार्टअप के लिए। एक नया जस्ट कॉलेज पास आउट या कॉलेज में पढ़ता हुआ बच्चा बोल रहा है बिजनेस करेगा, इतना आसान तो नहीं है ना दुनिया में बिजनेस को स्टैंड कराना। तो ये इंक्यूबेट करते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को कि तुम अभी प्री मैच्योर हो बिजनेस वर्ल्ड के लिए, ओके। तो अभी बिजनेस वर्ल्ड का कॉम्प्लेक्सिटी को भी समझो कि बाहर का चीज तुम्हें अफेक्ट न कर जाए जल्दी, और अपना मॉडल को ऐसे तैयार करो कि बाहर का चीज तुम्हें जल्दी से अफेक्ट ना करे। तो दे एक्ट एज इंक्यूबेटर्स एंड दे सपोर्ट यू टू ग्रो। इट्स नॉट जस्ट दैट दे विल प्रोवाइड द मनी एंड जस्ट आस्क फॉर डिविडेंड्स, इट्स नॉट दैट। दे विल बी विथ द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स एज अ मेंटर। वो गाइडेंस हमेशा देते रहेंगे, अपना नेटवर्क आपके सामने ले आएंगे और आपको हेल्प करेंगे कि आप ऐसा ऐसा नेटवर्क का फायदा उठाओ। आपको अचानक पता चला कि आपके पास आइडिया है बट आप कोडिंग करना तो नहीं जानते हैं, आपका डेवलपर जो था वो बदमाशी कर रहा था, अब तो आप अचानक बीच में अधमरे हो जाओगे। तो एंजल इन्वेस्टर को कांटेक्ट करो, सिचुएशन बताओ, तो उनके नेटवर्क में सब कोई होते हैं। बोला डेवलपर चाहिए, चलो बुलाते हैं, नया डेवलपर रखते हैं, समझ गए। कोई भी रिसोर्स चाहिए होता है तो वो नेटवर्क लेके आते हैं अपने साथ
और आपको जल्द जल्द कोई भी चीज चाहिए तुरंत दिलवा देते हैं। ओके, तो ये होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स हु ट्रस्ट यू and give you all the support in individual capacity, but what they seek in return is some portion of your equity. What they seek in return is some portion of your equity. अब एक बात ये भी है, एंजल इन्वेस्टर्स के साथ क्या होता है, अगर वो 100 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो 90 कंपनी में बेचारे फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर 10 कंपनी चल पड़ता है तो जो 90 फेल हुआ उसका 10 गुना उस 10 कंपनी से आ जाता है। समझे क्या मैं क्या बोला? ऐसे कुछ एंजल इन्वेस्टर्स मान लो पास्ट में रहे ओला कंपनी में। ओके, एक शादी.com आप वेबसाइट का नाम सुने ना, उसका ओनर है मिस्टर मित्तल है कोई, हमारे कुछ डिस्टेंट रिलेटिव भी लगते हैं। ऐसे खाली न्यूज़पेपर में नाम पढ़ा है, मैं कभी मिला भी नहीं हूं। बोलने में अच्छा लगता है, दूर के लगते हैं तो होंगे। तो उनके बारे में ऐसे मैं तो न्यूज़पेपर में पढ़ते रहता हूं, तो मेरे को पता है। मेरे को बाद में कभी पता चला कि ऐसे से वो कनेक्टेड भी हैं। तो उन्होंने ओला कैब में 2000 एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बताता हूं, रुको। देखिए, मैं आ गया, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, जिसमें वही मित्तल जी का नाम है, अनुपम मित्तल, द फंड मैन बिहाइंड ओला एंड शादी.com इनका ही है। ओके, तो मैं जस्ट एक फिगर दिखा रहा हूं एंजल इन्वेस्टर्स का ग्रोथ। मित्तल्स स्टेक इन ओला एक्वायर्ड फॉर 50-60 लाख has risen in value to rupees 20 to 25 crore in how many years? 3 years. कितना टाइम्स ग्रोथ है आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। 50 लाख रुपया दिया हुआ ओला को 22 से 25 करोड़ रुपया हो गया। और ये न्यूज है वैसे 2014 की, बहुत पुरानी न्यूज है, आज से 5 साल पहले की। अब ये मुझे पता नहीं कि अभी भी इनका स्टेक है कि नहीं है। ये सब डिटेल अगर आपको जानना है अभी कौन कौन स्टेक किस किस स्टार्टअप में ले रखा है, तो एक वेबसाइट है क्रंच बेस। अब इसमें झमेला क्या किया, क्रंच बेस वाला लोग भी मोनेटाइज कर दिया, सारा डिटेल डाल दिया हर तरह का स्टार्टअप का इसमें, और अब प्रो फीचर डाल दिया। तो बहुत सारा चीज बेटा दिखाना नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें आप ओला सर्च करिए और उसके बारे में सब कुछ जान जाइए। देखिए ओला, उसका क्या फाउंडेशन था, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, नंबर ऑफ एक्विजिशंस कितना किया, सब कुछ इसमें बता देते हैं। ये इस ऐप का खासियत है, मतलब बेसिकली क्रंच बेस वेबसाइट का खासियत है। तो सब कुछ दे विल गिव यू एवरीथिंग अबाउट अ कंपनी। तो कभी भी किसी कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करना है तो जस्ट एक नाम अपने बुक में भी कहीं नोट करके रख लो ना, तो आपको फायदा होगा। इसके कितने इन्वेस्टर्स हैं, अब जो देखना चाह रहे हैं सब में बेटा बोल रहा है प्रो वाला फीचर एक्टिवेट करो। व्हाटएवर, आप ये वेबसाइट को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट एनी कंपनी, एनी स्टार्टअप। ये बेसिकली फोकस किया गया था क्रंच बेस्ड स्टार्टअप के ऊपर, बट अब इसमें और भी बहुत कुछ दिखने लगे है, सब कुछ इसमें डालने लगा है लोग, ठीक है। ओके, सो मैं आपको बता रहा हूं एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में एंड पोटेंशियल ऑफ अर्निंग्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। बस क्या है, कंटिन्यूअसली रिस्क लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अनुपम मित्तल का ये फर्स्ट था और इसी में ही सबसे ज्यादा कमाया और हर एक में ऐसा कमा पाते, ऐसा नहीं है। बहुत सारों में खो देते रुपया, वो मिट्टी हो जाता है रुपया। एंजल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, मतलब भरोसा किया किसी के ऊपर, वेबसाइट बनाएगा वो उससे बना ही नहीं उससे। पैसा तो पब्लिक का, बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स का लेके वो इंडिविजुअल जो एंटरप्रेन्योर बनने चला था उसका तो कुछ भी नहीं किया, वो तो अपना नौकरी पकड़ के कोई और काम में चला जाएगा और रुपया तो एंजल इन्वेस्टर्स का खत्म हो गया। और एंजल इन्वेस्टर का मेन चीज क्या है, देखो कोई गारंटी नहीं है, कोई कोलेट्रल थोड़ी लिया आपसे,
भरोसा करके बस पैसा दे दिया। आपका नया कंपनी में स्टेक ले लिया, अब कंपनी में कुछ है ही नहीं तो स्टेक लिया हुआ का फायदा क्या? कंपनी में कोई एसेट थोड़ी है पहले से। स्टार्टअप माने तो नया कंपनी है, नया कंपनी में स्टेक लेके रिकवरी का कोई प्लान नहीं है ना, वो तो अमाउंट को स्पेंड करता क्या वो लोग, खत्म कर दिया। ठीक है, सो दे आर रिस्क टेकर्स। हु आर दे आर रिस्क टेकर्स। दे मे आस्क फॉर इक्विटी स्टेक, equity stake in the company. They may have a defined exit plan. आजकल सब स्मार्ट हो गए, वो बोलते हैं कि देखो जी चल गया अगर तो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा मैं अभी बता देता हूं। जैसे क्या होता है इन जनरल स्टार्टअप वर्ल्ड में कि अगर आपका स्टार्टअप सोचिए आज इफेक्टिव नहीं हुआ, तब तो आपको और कोई फंड करेगा कि नहीं करेगा वो तो क्वेश्चनेबल है, तो यहीं पे केस खत्म। बट अगर आपका स्टार्टअप इफेक्टिव हो गया, आप ग्रो करने लगे, आपका वेबसाइट बन गया, आप सबको और दिखा रहे, सब एक्साइटेड ही हो रहे, नए यूजर साइन अप हुए जा रहे, अब तो अब इस वेबसाइट से कमाने के लिए और फंड चाहिएगा, इसका प्रचार करना पड़ेगा, इसके फीचर्स और एनहांस करने पड़ेंगे। तब तक तो आपका एंजल इन्वेस्टर का रुपया खत्म। तो आप क्या करोगे? एंजल इन्वेस्टर को फिर बोलोगे सर वो तो खत्म हो गया, देखिए जो चीज बना वो ये खड़ा है, अभी इससे कमाना है तो और रुपया दीजिए। अभी एंजल इन्वेस्टर बोल रहा है कि हम तो और नहीं देंगे, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है फिर हम किसी और के पास जाएंगे। जाओगे ही ना किसी और के पास। तो जब आप लार्जर फंड के लिए किसी और के पास जा रहे हो तो एंजल इन्वेस्टर अपना शुरुआत में एंट्री लेते वक्त ही आपको बताएगा कि उस समय अब जैसे कैसे फंडिंग लिया जाएगा। आप सोचना, हमारा कंपनी है, ठीक है, कंपनी में हम लोग ऑथराइज कैपिटल बना के रखते हैं। पीछे का बैकग्राउंड समझना बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ाई। हम लोग ऑथराइज कैपिटल बना के रखते हैं, सोचो वो 10 लाख शेयर है। ओके, नाउ जब एंजल इन्वेस्टर्स आया तो उस 10 लाख शेयर्स में से 1 लाख शेयर हम एंजल इन्वेस्टर को दे दिए थे और बाकी 9 लाख मेरे ही पास था। ठीक है, ये ओनर के पास था। अब एंजल इन्वेस्टर बोल रहा है मैं तो और फंडिंग नहीं कर सकता। ठीक, तो अब आप क्या करोगे? किसी और एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे। एंजल इन्वेस्टर से जनरली छोटा फंड लिया जाता है, जैसे 10 लाख 20 लाख 50 लाख, ज्यादा ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ बस। बट अगर आपके पास ग्रो करने का और भी भयानक प्लान है, प्लान बनाना पड़ता है। वो प्लान में आप लिख रखे कि मेरे को तो 10 करोड़ रुपया बिना अब चलेगा ही नहीं, मेरे को तो बड़ा ऑफिस लेना है और उसमें इतना स्टाफ बैठा के अब इतना एनालिसिस वाला काम कराना है और इस तरह से कॉल सेंटर वगैरह बैठाना है, ये सब का कॉस्टिंग मैंने किया, 10 करोड़ रुपया लगेगा। अब ये एंजल इन्वेस्टर के बस का नहीं है, तो आप नेक्स्ट लेवल के इन्वेस्टर के पास जाओगे। वो लोग आपके साथ तभी जुड़ते हैं जब आपका काम चालू हो गया। एंजल इन्वेस्टर जनरली कब जुड़ सकता है आपसे? जब प्रोटोटाइप ही आप दिखा रखे हैं सिर्फ। बट एंजल इन्वेस्टर के बाद वाले जो इन्वेस्टर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो आपके साथ तभी जुड़ते हैं जब वो देख रहे होते हैं कि आपका काम चालू हो गया, आप आगे बढ़ने लगे, तब वो आएंगे। अब वो जब आएंगे तो एंजल इन्वेस्टर अपना टर्म्स रखा हुआ हो सकता है कि देखो वो जब आएंगे तो 2 तरह से होता है ना, कि आप अपना जो 9 लाख का शेयर होल्डिंग है, आप अपना उस शेयर्स को उनको बेचोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप अपना 9 लाख का जो शेयर होल्डिंग है वो शेयर्स उनको बेचोगे। वैसे भी होता है, यू कैन सेल योर शेयर्स टू देम और एंजल इन्वेस्टर कैन सेल देयर शेयर्स टू देम। समझ में आ रहा है? अब एंजल इन्वेस्टर्स इफ दे आर सेलिंग देयर शेयर्स टू देम, तो व्हाट विल हैपन? द मनी, द न्यू इन्वेस्टर, द मनी दैट दे आर ब्रिंगिंग विल गो इन द पॉकेट ऑफ angel investor, will go in the pocket of angel investor. What will be your benefit? Nothing. But angel investor may put a condition like this,
that before you bring anyone to fund in your company, you will first give me right to exit, you will first give me right to sell my shares to them, so that I can go easily. बिकॉज ये कंपनी तो अभी लिस्टेड नहीं है ना, तो इसका शेयर्स तो बिकेगा नहीं, अदरवाइज क्लोज ग्रुप में बेचना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, आप बोलोगे नहीं ठीक है एंजल इन्वेस्टर आप मत बेचिए, आप हम अपना बेचेंगे। वो होता नहीं जनरली। एंजल इन्वेस्टर जो भरोसा किया उसका शेयर्स रह जाएगा और आप अपना शेयर्स बेचोगे, ये तो होता नहीं है जनरली। बट अगर ऐसा होगा तो मनी विल गो इनटू योर पॉकेट। तो जो पैसा दिया वो खाली आपका शेयर्स ले लिया, उसका फायदा क्या होगा? टेक्निकल चीज समझो, देखो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको समझना जरूरी है टेक्निकलिटी। एडवाइजर कैसे बनोगे वरना? आप सोचो ना, नेक्स्ट लेवल का जो इन्वेस्टर है वो आप रुपया दे रहा है किसको? ओनर को। ओनर अपना शेयर्स उसको दे रहा है, तो उस नेक्स्ट लेवल का इन्वेस्टर को फायदा क्या मिलेगा? वो शेयर्स क्यों लेगा? कोई शेयर्स लेकर डिविडेंड मिलने वाला हो तो बात अलग, उस शेयर्स को बेच पाएंगे भविष्य में तो बात अलग, ट्रेडेबल होता तो बात अलग। बट तो शेयर्स ट्रेडेबल नहीं है। और डिविडेंड क्या मिलेगा नया स्टार्टअप में? और फायदा ओनर को मिल जाएगा, भाई ओनर बोलेगा मेरा तो शेयर्स बिक गया, हम तो चले भैया, उसका तो पैसा आ गया ना पॉकेट में, तो बोलेगा हमको बिजनेस करने का दरकार क्या, हम तो चले अपना गांव, हम नया स्टार्टअप सोचेंगे, बहुत पैसा आ गया मेरे पास। ऐसे नहीं होता है। तो सिस्टम क्या होता है, जब भी नया इन्वेस्टर आता है ना, तो हमेशा वो रुपया किसी एंजल इन्वेस्टर को या फिर पुराने ओनर को कभी नहीं देता है। वो बोलता है हम तो चेक देंगे आपका कंपनी को, कंपनी शुड इशू एंड अलॉट मी न्यू शेयर्स। मेरा तो ऑथराइज शेयर कैपिटल रहेगा ना, 10 लाख शेयर्स का ऑथराइज शेयर्स है। इशूड शेयर्स मान लो अभी पूरा नहीं था, इशूड शेयर्स मान लो अभी पूरा नहीं था, ऑथराइज में मान लीजिए 10 लाख है, 10 लाख नहीं और बढ़ा लेते हैं, ऑथराइज में 50 लाख शेयर्स है। ऑथराइज शेयर कैपिटल समझ रहे हैं ना, जिससे हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं कंपनी का, वो है 50 लाख शेयर्स। और मैंने 1 लाख दिया था एंजल इन्वेस्टर को, 9 लाख था मेरे पास, मेरा कंपनी में भी 10 लाख शेयर्स ही इशूड था। अब 50 लाख का ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो जब नया इन्वेस्टर आएगा तो कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स टू द न्यू इन्वेस्टर। चेक कंपनी के नाम पे आएगा, कंपनी विल रिसीव द कैपिटल। अगर नया इन्वेस्टर किसी इंडिविजुअल को दे देगा तो इंडिविजुअल तो लेके चला जाएगा, नया इन्वेस्टर के गले में एक शेयर्स पड़ा रहेगा, उसका फायदा क्या मिलेगा उसको? कंपनी को फायदा क्या मिलेगा? हम तो कंपनी को ग्रो कराने का एम लेके रखेंगे ना, हम किसी इंडिविजुअल को फायदा कराने का एम क्यों लेके रखेंगे? आइडिया तो कंपनी से ही आगे बढ़ेगा। तो सिस्टम क्या होता है, जो नया इन्वेस्टर आएगा वो कंपनी को चेक देगा, कंपनी अपना ऑथराइज में से अब कुछ और शेयर्स अलॉट उसको करेगा। तो सोचो एंजल इन्वेस्टर भी गया नहीं, उसके पास 1 लाख शेयर है, आपका भी शेयर्स एज इट इज है जो है 9 लाख शेयर्स, ठीक है। और जो नया आ रहा है उसको हम लोग शेयर इशू करेंगे तो प्रीमियम मांग सकते हैं शेयर्स पे, वो अलग बात है, वो एक वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन पे हम लोग उसको इशू करेंगे, वो अलग बात है। बट उसको हमने और 3 लाख शेयर दे दिया, तो क्या हुआ? कैलकुलेशन सोचिए, 1 लाख एंजल का, 9 लाख अपना है ही, 3 लाख नया और आ गया, तो 9 3 12 1 13 लाख हो गया। तो पहले क्या था? पहले क्या था? 1 लाख 9 लाख 10 लाख था, तो एंजल इन्वेस्टर का 10% था, एंटरप्रेन्योर का कितना था, यानी ओनर का कितना था? 90% होल्डिंग था। अब क्या होगा? एंजल का 1 लाख, ओनर का 9 लाख और एक न्यू इन्वेस्टर का 3 लाख, और टोटल हो गया 13 लाख। तो अब एंजल इन्वेस्टर का होल्डिंग कितना हो जाएगा? 1/13, 1/13 7.69। ओनर का कितना हो जाएगा? 9/13
69.2 और न्यू वाले का कितना हो जाएगा? हाँ, कितना? 23.08 या 0.01 बोल कितना? 100% से माइनस करिए ना, कितना आ रहा है? 0.1 आ रहा है ना, 1.1 आ रहा है। यू गॉट द कॉन्सेप्ट? क्या हुआ, पहले क्या था और अभी क्या हुआ? पैसे सीधे कंपनी के पास आए, कंपनी के पास पैसे आए तो कंपनी ने नया शेयर्स अलॉट कर दिया, ऑथराइज कैपिटल बना के रखा था, इशूड कैपिटल को बढ़ा दिया। तो एंड में क्या हुआ, सबका, हम लोग इसको बोलते हैं ओनरशिप डाइल्यूट हुआ, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल या डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल या डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप बोला जाता है। सब अपने जगह पर है। हाँ, अब क्या है कि ये जो नया आया, ये नया जो 3 लाख शेयर्स मान लो इशू किया गया, इसके पहले इस 10 लाख शेयर्स के हिसाब से इसका जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो कैलकुलेट किया जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। आप लोग जनरली फॉलो करते हैं ना, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी में सिक्योरिटी एनालिसिस में पढ़े हैं ना आप लोग, जनरली वो D1/P0 D1/K-G फॉलो करते थे ना, D1/K-G। वो सब D1 देने वाली कंपनियों के लिए है। अरे जहां डिविडेंड आता है वहां ना D1 यूज करेंगे वैल्यूएशन में। ये सब तो डिविडेंड देवाल नहीं है, तो इन लोग का वैल्यूएशन कैसे होता है? ये लोग का जनरल वैल्यूएशन फ्री कैश फ्लो अप्रोच से होता है। फ्री कैश फ्लो इनके पास कितना आ सकता है, FCFF से होता है। ओके, ओवर 10 ईयर्स, ओवर 20 ईयर्स ये लोग FCFF लेते हैं और उस पर ग्रोथ रेट लगाते हैं, उससे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी क्या समझा रहा हूं, फिर से वापस देखिए। एंजल इन्वेस्टर्स की बात बता रहा हूं। एंजल इन्वेस्टर्स सीड कैपिटल असिस्टेंस देते हैं, फैमिली फ्रेंड से भी हो सकते हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं, इक्विटी स्टेक मांग सकते हैं, एंड उनका एक एग्जिट प्लान हो सकता है। वो आपके साथ ज्यादा लंबे समय तक कभी नहीं जुड़े रहेंगे। जैसे ही वो देखेंगे कि आपका बिजनेस और ग्रो कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपको और फंडिंग देंगे। वो बोलेंगे ठीक है, मेरा चॉइस है कि अब मैं इक्विटी जो लिया हूं तुमसे वो लेके रहना चाहता हूं, या फिर वो आपको बोलेंगे कि तुम नया लोग को लेके आओ, लेकिन पहले मैं अपना शेयर्स उनको बेचूंगा। ठीक है, अपना शेयर्स उनको नहीं बेचूंगा तो मेरा शेयर्स कंपनी से बायबैक करवा देना, ऐसा भी सिस्टम होता है। मेरा शेयर्स कंपनी से बायबैक करवा देना। कुछ एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं हम लोग बायबैक में रेस्ट्रिक्शन रहता है ना, 1 साल में कितना बायबैक कर सकते हो, इसलिए वो लोग बोलते हैं हम इक्विटी नहीं लेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर से थ्रू आपके पास आएंगे। इक्विटी के थ्रू नहीं आएंगे, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू आएंगे। प्रेफरेंस शेयर के थ्रू आने से शेयर होल्डर भी बने रह गए और मिनिमम एक कमिटमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड भी रह जाएगा। कमाई होगी तो डिविडेंड भी मिलेगा मेरे को। और जैसे ही मैं देखा कि आपके तो नए इन्वेस्टर्स और आने वाले हैं, मेरे को और फंडिंग आपको करना ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा मेरा प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दो। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए कंडीशंस कम है, तो एंजल इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर लेके भी बैठ जाते हैं। ठीक है, जिससे कि जैसे ही उनको लगा कि अब नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, अब अपने को नहीं रहना, तो वो बोलेंगे मेरा प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो, फिर तुम नया अपना इक्विटी डिवाइड करते रहो, डाइल्यूट करते रहो, मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं फंडिंग के लिए ना इक्विटी डाइल्यूशन होते रहता है। अभी वैल्यूएशन पे मैं आपको एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं दिखाया, मैं जस्ट नंबर ऑफ शेयर्स से आपको समझाया। वैल्यूएशन वाला प्रोसेस भी आपको आगे दिखाऊंगा, बट एक बार नंबर ऑफ शेयर्स से आप पूरा चीज को समझो कि कैसे इक्विटी डाइल्यूशन होते रहता है आगे आगे जाते जाते। मतलब जैसे और भी इन्वेस्टर्स आगे आएंगे ना, तो सारा चेक किधर आएगा ये ध्यान रखो, कंपनी के पास ही आता है, और कंपनी नया शेयर्स अलॉट करते रहता है। तो ये टोटल शेयर्स अगर कंपनी का बढ़ते रहेगा और नए इन्वेस्टर घुसते रहेंगे, तो आप सबका परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होते रहेगा, कम होते रहेगा। बस आपको यह ध्यान रखना होता है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए फंडिंग करते 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 पता चला आपके हाथ से कंट्रोल चला गया। इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको फंडिंग मार्केट से उठाना चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होते जा रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेज 3 ऑफ फंडिंग। स्टेज 3
स्टेज 3 है वेंचर कैपिटल फंड। नेक्स्ट आता है वेंचर कैपिटल फंड। स्टेज 3 ऑफ फंडिंग आता है वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड या फाइनेंसिंग भी बोलते हैं हम लोग, और फाइनेंसिंग, ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं इन स्टार्टअप फील्ड। दे आर हाई रिस्क टेकर्स अगेन, एंड दे कम थ्रू अ फंड। फंड माने जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, वैसे वेंचर कैपिटल फंड होता है। म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल फंड से कनेक्शन जोड़ो। यहां पे ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को जोड़ते हैं, उनका रुपया पूल करते हैं। जहां पे पूल होता है उसका नाम है वेंचर कैपिटल फंड, और उस फंड का मैनेजर होता है जो अलग अलग ग्रोइंग स्टार्टअप्स को खोज के वहां पे इन्वेस्ट करता है। ग्रोइंग स्टार्टअप, ऐसा नहीं कि जस्ट शुरू होने वाला स्टार्टअप, सीड कैपिटल में नहीं जाते जनरली। ये उनके पास जाते हैं जिनका ऑलरेडी सारा काम शुरू हो चुका है। जहां पे ऐसा सोचो एंजल इन्वेस्टर निकलना चाह रहा है तो ये एंट्री मारते। इनका काम होता है कि आपका बिजनेस को स्केल अप कराना। स्केल अप माने बड़ा बनाना, एक्सपैंड कराना। तो आपके वेबसाइट में और क्या फीचर्स लगेंगे जिससे आप बड़ा चीज को हैंडल कर पाए, वो सब में आपको एडवाइस देना, सारे कंप्लायंसेस का ध्यान रखवाना, हायरिंग कैसे करना चाहिए नए लोगों को वो ध्यान देना, कैसे डील करना चाहिए, मर्जर एक्विजिशन आपको किसके साथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये लोग आते हैं ना तो बहुत सारे एक्विजिशंस भी करवाते हैं जिससे कि आपका पोटेंशियल बढ़े। तो देयर आइडिया इज टू स्केल अप द स्टार्टअप, ओके। और ये बहुत समय तक आपके साथ रहना चाहते हैं अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो, कंटिन्यूअस। और ये वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू आ रहा है। फंड माने एक सेपरेट एंटिटी है जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को कनेक्ट करके रखा है, इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करके रखा है। उनको एक कमिटमेंट देके रखा होगा कि हम आपको एवरेज में इतना रिटर्न देंगे, और फिर ये लोग अपना रिसर्च करते हैं और अलग अलग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग अपने इन्वेस्टर्स को कमिटमेंट देके रखें, और ऑब्वियसली स्टार्टअप्स में जब ये फंडिंग कर रहे हैं तो अगेन ये लोग प्रेफरेंस शेयर के थ्रू जाना चाहते हैं, इक्विटी के थ्रू भी जाना चाहते हैं। ये लोग लोन भी देते हैं, डिबेंचर्स के थ्रू भी जाते हैं। अब डिबेंचर्स भी अलग अलग तरह का डिजाइन करते हैं, ऐसा नहीं कि जो कन्वेंशनल डिबेंचर्स है वही होगा। ऐसा डिबेंचर बनाते हैं जिसमें शुरुआती साल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगला साल इंटरेस्ट भी है तो फिर सेल्स का कुछ परसेंटेज भी है, तीसरा साल में सेल्स का परसेंटेज बढ़ा देंगे और इंटरेस्ट भी बढ़ा देंगे। मतलब अलग अलग तरह का डिबेंचर डिजाइन करते हैं। दे मे कम इन एनी मोड ऑफ फाइनेंसिंग, okay, but they want to be with you for a long period that you can grow up to this much that you now bring a public issue। लेकिन पब्लिक इशू जहां आने लगेगा उसके पहले ये निकल जाना चाहते हैं। पब्लिक इशू तक आपके साथ नहीं रहेंगे, मतलब पब्लिक इशू के बाद आपके साथ नहीं रहेंगे, पब्लिक इशू के पहले तक रहना चाहते हैं। जैसे एक बहुत पॉपुलर वेंचर कैपिटल फंड है सॉफ्ट बैंक, जापान का है सॉफ्ट बैंक, जो इंडिया में जितने मेजर स्टार्टअप्स है सब में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, अपना एक फंड का भी एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को स्टार्टअप के बोर्ड में बैठा के रखते हैं कि मेजर डिसीजंस जो भी लेना है वो हम सबको साथ में लेके लेना है, ठीक है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ये आपको बहुत पावर देते हैं, आई विल से, आपका नाम फटा देते हैं चारों तरफ। फंड भी बहुत बड़ा अमाउंट में देते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास तो पूल है ना, ओके। तो इनका कैपेसिटी टू फंड भी इंक्रीज हो जाता है। इंडिविजुअल एक एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल होता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे वो कितना रिस्क लेगा, बट ये बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर का पूल अगर आपको फंड करेगा तो वो बहुत ज्यादा फंड कर सकता है,
1,000 करोड़, 2,000 करोड़, ऐसा ऐसा फंडिंग कर सकते हैं। सो अगेन ऐसा कभी नहीं होता स्टार्टअप वर्ल्ड में कि सारा रुपया एक साथ दे दिया जाएगा। माइलस्टोन्स बनाते हैं लोग। माइलस्टोन्स माने इतना करके दिखाओ तो इतना मिलेगा। ट्रांचेस में फंडिंग करते हैं और हर फंडिंग का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है। मतलब कभी इक्विटी में, तो कभी प्रेफरेंस शेयर में, तो कभी डिवेंचर में। कोई जरूरी नहीं है सारा का सारा इक्विटी में ही होगा कि सारा का सारा प्रेफरेंस शेयर में ही होगा। डिपेंड करता है कि आप कैसा ग्रो कर रहे हो, उसके हिसाब से ये अपना फंडिंग का मेथड्स आपको बताएंगे। आपको लगेगा तो आप लीजिए। और जब भी लेते हैं, देखो एक चीज ये ध्यान रखना होता है एज एन एंटरप्रेन्योर कि फंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंड लेके उसका कमिटमेंट को निभाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दिखने में लगता है कि वो रुपया आ रहा है, मेरा स्टार्टअप का वैल्यू बढ़ रहा है, बट वो रुपया आपके पॉकेट में तो आएगा ही नहीं। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपके पास कभी रुपया नहीं आएगा। वो सारा रुपया कहां जाता है? आपकी कंपनी के पास आता है। और कंपनी से आप अपने नाम पे चेक उठा ही नहीं सकते क्योंकि उसका सारा बोर्ड वोर्ड सब बैठा हुआ होता है। आप किस बेसिस अपने नाम पे उठा लेंगे? हाँ, आप ये बोल के उठा सकते हैं कि आप कंपनी के एमडी हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं, तो आपको सैलरी मिलना चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा फ्रिंज बेनिफिट्स मिलना चाहिए, उस तरह से आपको मिल सकता है। और प्रॉफिट शेयरिंग तो अभी होगा ही नहीं क्योंकि स्टार्टअप में शुरुआत में प्रॉफिट तो होता ही नहीं। तो प्रॉफिट शेयरिंग तो अभी होने का ही नहीं। आप अपना शेयर्स बेच ही नहीं सकते, आपका बस शेयर्स का वैल्यू बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? हाँ, आप ये जरूर है कि कभी कभी आप भी अपने लिए कुछ ऐसा पॉलिसी डिजाइन करवाते हैं कि कभी कभी आप अपना शेयर्स प्राइवेटली किसी को बेच सकते हैं। कोई आ गए आपसे मिलने के लिए जो बोले कि देखो मेरे को तुम्हारा कंपनी से शेयर्स नहीं चाहिए, तुम अपना शेयर्स मेरे को प्राइवेटली दे दो थोड़ा, तो उस समय आप वैल्यूएशन पे थोड़ा प्राइवेटली बेच सकते हैं। अब प्राइवेटली किसी और को बेचा जा सकता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो सकता है, फ्रेंड फैमिली हो सकता है, या कोई और वेंचर कैपिटल को भी बेचा जा सकता है। वो थोड़ा बहुत परमिशन होता है, उसका एक लिमिट होता है कि आप इतना कर सकते, इतना नहीं कर सकते। और ये सब लिमिट वेंचर कैपिटल लोग आके डिजाइन करते हैं आपके साथ। ठीक है? तो वेंचर कैपिटल फंड का फाइनेंसिंग ये लार्ज अमाउंट में आता है। ओके, यूज्ड टू स्केल अप द बिजनेस, used to scale up the business, can be in the form of equity, shares, preference shares, conventional loan, participating debentures, or any hybrid form of securities. Act as mentor, to help the startup ग्रो। पेटीएम का नाम सुने ही आप? पेटीएम में वेंचर कैपिटलिस्ट एक कैपिटल फर्म है, एंट फाइनेंशियल्स, एंट चीटी, ये अलीबाबा का वेंचर कैपिटल फर्म है। अलीबाबा नाम सुने? चाइना का सबसे बड़ा ई कॉमर्स, जिसका ओनर का क्या नाम है? जैक मा, एमए। उसका बहुत सारे इंटरव्यूज आता है यूट्यूब में, यंगस्टर्स के लिए बोलते रहते हैं, जरूर देखना चाहिए आप लोग को। खाली जैक मा सर्च करिए, बहुत सारे इंटरव्यूज मिलेगा। तो जैक मा ने
पेटीएम में अपने वेंचर कैपिटल फर्म के थ्रू इन्वेस्ट किया, जैसे वेंचर कैपिटल फर्म का काम क्या होता है, लार्ज फंडिंग करो और मेंटर की तरह एक्ट करो। तो जब फंड किया तो पेटीएम का 25% स्टेक ले लिया, अभी तो 40% ले लिया, शुरुआत में 25% लिया और एक बहुत बल्क अमाउंट उनको फंड किया था। सो एंड फाइनेंशियल्स मेंटर का रोल कैसे प्ले किया, आता था न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में पढ़े थे कि हर महीना बोलते थे 8-10 एग्जीक्यूटिव पेटीएम का चाइना जाता है और चाइना का 8-10 एग्जीक्यूटिव इंडिया आता है। किस लिए? ये समझने के लिए कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस में क्या चैलेंजेस आते हैं और उसका सल्यूशन क्या होता है, जिससे कि पेटीएम अब हम लोग ग्रो कराएंगे। एंड फाइनेंशियल्स बोला अब इंडिया में इसको फैलाएंगे, तो ग्रोथ जैसे ही आएगा वैसे ही कुछ और भी चैलेंजेस आएंगे जो अभी ये जानते नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इनके सीनियर लोग या जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो ये चैलेंजेस को हैंडल करना अभी से सीखे, और अपने यहाँ पे चाइना बुला के अपने अली बाबा के इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको एक्वेंट करा के उनको सब चीज सिखाया, तो जाके पेटीएम चैलेंजेस हैंडल कर पा रहा है, टिक पा रहा है। ठीक है। सो जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, वैसे वैसे आपके कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस और बढ़ते हैं, चारों तरफ से सब कोई आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो अंदर में हैंडल करने के लिए उनको, तो आपका बिजनेस तो कोलैप्स कर जाएगा। तो उसमें फेलियर नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सब का आइडियाज कैसे मिलेगा? वेंचर कैपिटल फर्म आपको अपने क्या तो एक्सपीरियंस से बता रहे। जैसे अब सॉफ्ट बैंक है, सॉफ्ट बैंक का एक्सपीरियंस इतना तगड़ा है क्योंकि वो दुनिया का मेजर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसको सारे स्टार्टअप का कॉम्प्लेक्सिटीज मालूम है, सारे बिजनेस का कॉम्प्लेक्सिटीज मालूम है, तो वो ऐसे ही एडवाइस दे सकता है, नेटवर्क लाके दे सकता है। और जैसे एंड फाइनेंशियल है, उसका तो अपना अलीबाबा एक इतना बड़ा यूनिट ही है, तो वहां से बैठ के किसी को भी मेंटरिंग करवा सकता है। ठीक है। तो इनका मेन काम जो है, मेन बेनिफिट जो है, वो एक्ट एज अ मेंटर टू हेल्प द स्टार्टअप ग्रो। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है। दे ऑल्सो हैव एग्जिट प्लान, दे ऑल्सो हैव एन एग्जिट प्लान। And usually exit before the public issue, before the public issue or private equity placement, or private equity placement. Stage 4, stage 4, स्टेज 4 होता है प्राइवेट इक्विटी, शॉर्ट में बोलते पी। प्राइवेट इक्विटी का फंडिंग में ये लोग क्या करेंगे, जनरली वेंचर कैपिटल वाला लोग जब जाता है तब प्राइवेट इक्विटी वाला आता है। ठीक है। प्राइवेट इक्विटी इज लाइक एक तरह से पब्लिक इशू ही है, बट प्राइवेट पब्लिक इशू है, मतलब इन बिटवीन क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट इन मास। तो क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल ऑब्वियसली वेंचर कैपिटल में जैसे थोड़ा सा बढ़ा था, तो यहां आके और बढ़ जाता है, फंड का अमाउंट स्केल अप हो जाता है, लेकिन पब्लिक इशू का मुकाबला प्राइवेट इक्विटी नहीं कर सकता है। ओके। प्राइवेट इक्विटी वाला लोग इन जनरल पीज प्रेफर टू टेक इक्विटी स्टेक ओनली, तभी वर्ड इक्विटी है। वेयर एज वेंचर कैपिटल्स
वेंचर कैपिटल्स प्रेफर डेट और प्रेफरेंस शेयर्स। वो लोग को इक्विटी में कम इंटरेस्ट होता है बट फिर भी लेते हैं इक्विटी, ठीक है। पीईज का तो प्रेफरेंस सिर्फ इक्विटी स्टेक ही होता है। पीईज उसी फर्म में हाथ देते हैं जनरली जो बस कुछ ही समय के बाद पब्लिक इशू में आ जाएगा। पब्लिक इशू में आ जाएगा तो उनको ऐसा लगता है कि ये शेयर्स जो आज हम ले लेंगे उसको पब्लिक इशू में आ जाएगा तब हम बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। तो दे हैव एन एग्जिट प्लान by way of selling their stake in mezzanine finance or public issue। मेजनिन फाइनेंस क्या बताएंगे आपको, बट वो अपना इक्विटी स्टेक बेच के निकलना चाहते हैं। अब प्राइवेट इक्विटी कैसे और भी होता है। अब आप बोलेंगे प्राइवेट इक्विटी वाले भी क्या वेंचर कैपिटल फंड की तरह आते हैं? जी, जैसे वेंचर कैपिटल फंड होता है ना, बहुत सारे लोगों का रुपया पूल करके बैठा रहता है, वैसे पी भी एक फंड की तरह होता है जो बहुत सारे लोगों का रुपया पूल करके बैठा हुआ है और वो रुपया को वो इन्वेस्ट करेगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार्टअप्स में। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमर्जिंग कंपनीज में। स्टार्टअप्स नहीं बोल के, स्टार्टअप तो पुराना हो गया, बहुत ग्रो कर रहा है, तो अब इसको बोलेंगे इमर्जिंग कंपनीज में पीईज बड़ा अमाउंट लेके इन्वेस्ट करते हैं। ये वेंचर कैपिटलिस्ट से भी बड़ा अमाउंट लेके आ जाते हैं। ओके, बस इनका इंटरेस्ट होता है हमको इक्विटी चाहिए और फिर ये प्लान आपसे डिस्कस करते हैं कि अच्छा आपको क्या लगता है आप कितना समय में पब्लिक इशू ला सकते हैं। तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, पब्लिक इशू मीट हो सकता है कि नहीं, क्राइटेरिया क्या है, आपका विजन में वो है कि नहीं है, तभी वो आपके साथ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर आपका प्रेजेंस ऑल ओवर द कंट्री है तब वो आते हैं। ऐसे छोटा सा मान लीजिए कोई आप ऑफिस बना रखे तो उससे कोई उनको लेना देना नहीं है। वो बहुत लार्ज स्केल सोच रहे, ओवरऑल कंट्री स्पेसिफिक सोच रहे हैं। जैसे ओला प्राइवेट इक्विटी में आ सकता है, फ्लिपकार्ट प्राइवेट इक्विटी में आ सकता है, ये सब जिसका प्रेजेंस कंट्री वाइड है। हर कोई प्राइवेट इक्विटी में प्रेफर्ड नहीं होता, या जरूरी नहीं है प्राइवेट इक्विटी खाली टेक्नोलॉजी वालों को ही ऑप्शन में दिया जाता है। आजकल बाकी कंपनीज भी प्राइवेट इक्विटी के थ्रू फंडिंग लेता है, मतलब जो नॉन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से भी है वो भी प्राइवेट इक्विटी से फंडिंग आजकल लेता है। इसका अपना एक गाइडलाइंस है, प्राइवेट इक्विटी गाइडलाइंस, जो आपको पढ़ने को मिलता है अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, उसमें इसके बारे में और सेबी गाइडलाइंस भी पढ़ने को मिलता है कि आप कैसे प्राइवेट इक्विटी प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो प्राइवेट इक्विटी वाले अगेन they also act as mentors to management. They also act as mentors to the management. They can enter into a startup through नंबर ए होता है लिवरेज बायआउट, लिवरेज्ड बायआउट, और नंबर बी होता है मैनेजमेंट बायआउट। They can enter into a startup through leveraged buyout or management buyout. Now, what is leveraged buyout? What is management buyout? Let's understand. Leverage buyout होता है जिसमें हम एक कंपनी का इक्विटी खरीदने के लिए, डेट लेंगे।
with the help of debt I will buy a company. That is leverage buyout. Obviously debt will have some commitments, but this equity we may not have any commitments. Obviously इतना स्कैनिंग करके लेना होगा कि ये वाला कंपनी कितना दिन में क्या रिटर्न दे सकता है हम लोग को, उसके बेसिस पे हम एक उधार लेंगे और ये कंपनी को बाय आउट करेंगे. लिवरेज बाय आउट रिस्की है बट कई लोग करते हैं. मैनेजमेंट बाय आउट क्या होता है कि कंपनी मेनी टाइम्स, ये जो कंपनी है इसका इक्विटी कौन लेने वाला है, इसका ही मैनेजमेंट लेने वाला है. इस कंपनी को जो चला रहा है वो मैनेजमेंट को आप सैलरी बेसिस पे रखे थे मान लीजिए, बट वो लोग आपसे सैलरी ले लेके इतना कैपिटल बना लिया है कि अब वो बोल रहा है कि हम लोग ही आपका कंपनी खरीद लेते हैं. अगर खुद का दम पे खरीदेगा तो खुद का दम पे खरीदेगा, नहीं तो वो लोग भी लिवरेज लेके बाय आउट करेगा. तो उससे क्या होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट में थोड़ा ओनरशिप ज्यादा आ जाएगा, तो कंपनी ज्यादा अच्छा से चला पाएंगे. वो लोग अपना कंपनी समझ के चलाएंगे ना. जब पहले सैलरी लेके चला रहे थे, अब ओनरशिप में चलाएंगे तो ज्यादा अच्छे से चला पाएंगे. मैनेजमेंट बाय आउट. मैनेजमेंट बाय आउट क्या होता है, कंपनी का जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है दैट विल बाय आउट द कंपनी, एंड इफ दे हैव देयर ओन फंड्स ओके, इफ दे डोंट हैव देयर ओन फंड्स दे विल मेक इट अ लिवरेज बाय आउट. ओके, तो बेसिकली एक तरह से प्राइवेटली आप अपना इक्विटी को किसी को दे दिए, ऐसा ही बोल सकते हैं ना. तो इसको भी पीई बोला जा सकता है, प्राइवेट इक्विटी. प्राइवेटली अगर आप अपना इक्विटी शेयर्स किसी को दे रहे हो तो वो पीई कहलाएगा. आप बेसिकली पीई में कई बार ऐसा होता है कि अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ही दे देते हो सामने वाले को. ऐसा भी होता है, पीई में आप कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ही किसी और को हैंड ओवर कर देते हो. ओके, एक तरह से अभी जो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, ये प्राइवेट इक्विटी तो था. वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में जो एक्विजिशन हुआ वो प्राइवेट इक्विटी फंडिंग है एक तरह से. ओके, सो ये हुआ प्राइवेट इक्विटी. प्राइवेट इक्विटी वाले हमेशा चाहते हैं कि हम निकल जाएं पब्लिक इशू आते ही. अब पब्लिक इशू लाना अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि आज से शुरू करो तो साल भर लग जाता है या 2 साल लग जाता है प्रोसेस कंप्लीट होते होते. इतना गाइडलाइंस, इतना कंप्लायंस. तो जहां पे हमें ऐसा लगता है कि बस अब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, प्रोसीजरल काम बाकी है. एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, प्रोसीजरल काम बाकी है, उसमें जो समय लगेगा लगेगा. तो इन बिटवीन उस समय के लिए जब तक कि हमारा पब्लिक इशू आ नहीं जाता और एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, ये बीच का दौरान के लिए हो सकता है पी वाला वेट नहीं करे. वो जाएगा एक ऐसा कंपनी के पास जो इस पीरियड को ही फाइनेंस करने में इंटरेस्टेड होता है. ऐसा छोटा पीरियड का फाइनेंसिंग का नाम है मेजनिन फाइनेंसिंग. क्या नाम है? मेजनिन फाइनेंसिंग. ब्रिज फाइनेंस भी बोलते हैं इसको. मेजनिन और ब्रिज फाइनेंस, छोटा पीरियड का फाइनेंस, मेजनिन और ब्रिज फाइनेंस. करेक्ट. कब से कब तक का? एप्लीकेशन से एक्चुअल पब्लिक इशू तक का पीरियड में. तो पी वाले अपना शेयर्स मेजनिन फाइनेंस वाले को बेच देते हैं और फिर मेजनिन फाइनेंस वाले एक कंडीशन लगा देते हैं कंपनी के ऊपर कि जैसे ही पब्लिक इशू आएगा तो सबसे पहले मेजनिन फाइनेंस वाले अपना शेयर्स पब्लिक में बेचेंगे, अपना शेयर्स पब्लिक को अलॉट करेंगे एक प्रीमियम अमाउंट. उसमें पब्लिक इशू में भी तो एक प्राइस बैंड डिसाइडेड रहता है ना. पता है क्या? प्राइस बैंड डिसाइडेड रहता है. तो वो प्राइस बैंड डिसाइडेड है तो मेजनिन फाइनेंस वाले को पता है ना कि मैं आज कितना में ले रहा हूं और कितना में पब्लिक इशू अलॉट होने का बात है, तो वो अपना गेन कैलकुलेट करके घुस जाता है. जनरली इसमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो पी से भी ऊंचे हैं. जैसे कोई बैंक ही अपना मेजनिन फाइनेंस यूनिट बना रखा है, आईसीआईसीआई बैंक का अपना मेजनिन फंडिंग का अलग से यूनिट है. तो ये लोग उन कंपनीज को खोजते रहते हैं, या फिर जिन कंपनी को ये फंडिंग का जरूरत होता है वो लोग इनके पास जाते हैं, अपना प्रपोजल बयां करते हैं और फिर इनसे फंडिंग उठा लेते हैं. बेसिकली इसमें क्या होता है, पी वाला ही जाता है, इससे कंपनी को कुछ फायदा नहीं होता. पी वाला अपना स्टेक इनको बेच के चला जाता है, कंपनी को कुछ नहीं मिलता इसमें. और मेजनिन फाइनेंस वाला आके कंपनी के ऊपर कंडीशन लगा देता है कि जैसे ही पब्लिक इशू होगा पहले मेरा वाला शेयर्स का मेरे को
कमिटमेंट जो मिला हुआ है, बेसिकली एक प्राइस बैंड जो डिसाइड हुआ, उस प्राइस बैंड पे मेरे को अपना रिटर्न चाहिए। ठीक है, अब ये सबका असली एग्जीक्यूशन अगर हम देख पाते तो और भी मजा होता। अभी हमारे सिलेबस में सब थ्योरेटिकली जितना है उतना ही आपको भी जानना है। स्टेज नंबर 5, मेज़नीन फाइनेंस और ब्रिज फाइनेंस। दिस इज फॉर द पीरियड ऑफ application for IPO, and actual IPO. For the period of नहीं लिख के between लिख दीजिए, for the period between application for IPO and actual IPO. IPO is what? Initial public offering या offer. For the period between application for IPO and actual IPO, PEs tend to sell their shares, sell their stake to mezzanine financiers. ये लोग मेंटरिंग वेंटरिंग नहीं करते, मेज़नीन फाइनेंसर्स। मेज़नीन फाइनेंसर्स पुट अ कंडीशन टू एग्जिट फर्स्ट just after IPO. Mezzanine financiers put a condition first to exit just after IPO. ठीक है, lastly there is stage 6, which is we say public issue, IPO as per SEBI गाइडलाइंस होता है ये पूरा। और ये आ गया तो बस सारा ही चीज हो गया, इसमें मेरे को और कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि ये SEBI गाइडलाइंस पे है। ये आ गया तो हम मानते हैं कि अब कंपनी का ग्रोथ आना ही आना है। अगर आपका मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है, तो अब आप ग्रो करते ही चले जाओगे। आईपीओ आने के बाद जनरली पैसों की कमी नहीं रहती, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ये रूल हमेशा सबके लिए लागू नहीं है, क्योंकि बहुत बार शेयर्स गायब भी हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। तो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, स्ट्रेटेजीज अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक हो आपका कस्टमर सर्विस अच्छा है, अब आपका पूरा ऑपरेशन स्किल्स वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि पैसों की तंगी रहेगी आपके पास। ओके, अगर बिजनेस सही से चलाना आता है तो। आईपीओ आ गया, उसके बाद अब फंडिंग प्रोक्योर करना बहुत इजी रहता है, मतलब किसी भी माध्यम से। एक बार आईपीओ आने के बाद सब्सिक्वेंट आईपीओज भी लाया जाता है, आपको पता है ना, सब्सिक्वेंट पब्लिक इश्यूज भी लाया जाता है, राइट इशू वगैरह जिसको आप बोलते हो। तो वो सब चीज बहुत इजी होता है। अब आपको लोन भी लेना है तो अब आपको डायरेक्ट बैंक से जाकर लोन ले लेना है। अब आपको कोई ये एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। इन जनरल क्या होता है ना कि आपका स्टार्टअप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब नेगेटिव पे है तब आपको एंजल इन्वेस्टर सहारा देता है। जैसे ही आप पॉजिटिव पे आने लगते हो, एंजल इन्वेस्टर बोलता है बेटा अब मेरा काम हो गया, मैं चला, ठीक है। फिर जब आप ग्रो करना शुरू किए थे और आप जहां बहुत अच्छा स्केल अप कर लेते हो, तो वेंचर कैपिटलिस्ट आपको सहारा देते हैं
वेंचर कैपिटलिस्ट आपको सहारा देते हैं, ठीक है, बट आपके साथ बहुत हाई ग्रोथ तक नहीं जाते। फिर पीई आ जाते हैं और मेज़नीन फाइनेंस वाले आ जाते हैं आपको पब्लिक इशू के तक पहुंचाने के लिए, और फिर जैसे ही पब्लिक इशू आ जाता है ये लोग भी चले जाते हैं। ये ग्रोथ का ग्राफ है स्टार्टअप का, विथ टाइम आप कैसे ग्रो कर रहे हो। यहां पे प्रॉफिट्स भी दिखा सकते हो आप। इसमें बूट स्ट्रैपिंग भी आप सबसे पहले किए थे। बूट स्ट्रैप एंड एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, देखो मैं समझाने का काम किया, थोड़ा सा इग्नाइट किया आपको कि ये कि सब क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, ये लोग क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ बातें अपने बुक्स में लिखी हुई भी हैं, बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बुक में 100% सब कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, जो मैं भी बोला वो उससे एक्स्ट्रा भी है, और कुछ चीजें मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोला जो बुक में भी नहीं है। जैसे मेज़नीन फाइनेंस वगैरह का नोट्स आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट ये आपकी किताब में भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए नहीं है। आपके जो इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ पूरा पूरा यहाँ पे है। मैंने जो आपको बताया वो पूरा रियलिस्टिक नजरिए से बताया, ठीक है। एक बार आप अपना मैट में आ जाइए और सब चीज को देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया। ये देखिए, मोड्स फॉर फाइनेंसिंग द स्टार्टअप, जिसमें बूट स्ट्रैपिंग आया। बूट स्ट्रैपिंग में पहला अप्रोच बोल रहा है, देखिए, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट बड़ा मजेदार है, पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोल रहा है कि जैसे आप उधार लो, तो उधार लेने जाओ तो सामने वाले में कंपनी के पास जाके एक बार बात करो, वो सामने वाला कंपनी अगर हाँ नहीं बोला तो उसके ओनर से बात करो, उनसे कैसे भी डील नेगोशिएट करो कि आपको उधार दे दे, और नहीं दे तो आधा पैसा दो, आधा बाद में दो, ऐसा करके सब समझा रहा है हम लोग को। और आपका मेन आइडिया ये है कि गुड्स पहले आ जाए, या पेमेंट करने के पहले गुड्स बिक जाए। पेमेंट करने के पहले गुड्स बिक जाए, पूरा पेमेंट ना हो बट आपका सेल आ जाना चाहिए। परचेज का पूरा पेमेंट होने के पहले आपका सेल रेवेन्यू आ जाए तो आपका ये आइडिया सक्सेसफुल होगा। मेन कैच यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन कैच है कि आप पहले ही बेच पाए। अगर आप ओनर से नहीं मिल पा रहे तो कंपनी का कोई सीएफओ से मिले जो आपको इसके लिए अग्री करके दे। द ट्रिक हियर इज टू गेट द गुड्स शिप्ड एंड सेल देम बिफोर पेइंग टू देम। नेक्स्ट आप फैक्टरिंग करा सकते हैं। फैक्टरिंग इज व्हाट, कि आपका रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। अब फैक्टरिंग ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम भी होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्टरिंग भी हो सकता है। जैसे मेरे बुक्स में रिसीवेबल्स है, मैं उसको दिखा के आपको बोला कि देखो इतना रिसीवेबल है, जैसे ही आ जाएगा आपको इसके बदले इतना रुपया दे दूंगा, और आज मुझे इतना रुपया आप दे दीजिए, एक डील दूंगा। मेरा बुक्स में मान लीजिए 50 लाख का रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है, और आप आए एक इन्वेस्टर की तरह, आपको दिखाया, मैं बोला कि देखो इस 50 लाख का रियलाइजेशन होने में 2 महीना लगेगा, आप मुझे अगर आज 40 लाख दे दो तो 2 महीना बाद मैं आपको 50 लाख दे दूंगा। मेरे को लगा मेरे लिए 40 लाख आज इंपॉर्टेंट है, आपको लगा कि चलो 2 महीना ही रिस्क लेना है तो 40 का 50 हो जाएगा। तो फैक्टरिंग इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है। एक ऑफिशियल भी होता है, एक अनऑफिशियल भी हो सकता है। फिर लीजिंग, मतलब आप जो भी आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, ऑफिस चाहिए, वो सब भाड़ा पे लो। दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ फाइनेंसिंग। भाड़ा पे ले सकते हो तो ऑपरेटिंग लीज कहलाता है, और एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम में लो तो फाइनेंस लीज कहलाता है। तो आप ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज के माध्यम से इन्वेस्टमेंट जुगाड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टर्स, जिसके बारे में मैं समझाया ही आपको। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं।
ओके, नेक्स्ट वेंचर कैपिटल फंड्स। फंड्स माने क्या हुआ कि ये लोग एक कंपनी बनाते हैं और फिर बहुत सारे इन्वेस्टरों का रुपए को पूल करके रखते हैं, उनको एक कमिटमेंट दे देते हैं कि आपको इस तरह से रिटर्न मिलेगा, और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स में जो जरा सा ग्रो करना भी शुरू किया है, अपना रुपया इन्वेस्ट करते हैं इन डिफरेंट सीरीज या डिफरेंट ट्रांचेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, और अश्योर करते हैं कि वो स्टार्टअप वाकई में ग्रो करे। तो वेंचर कैपिटल फंड भी दो तरह के होते हैं, एक डोमेस्टिक होता है, एक ऑफशोर होता है। डोमेस्टिक मतलब इंडिया बेस्ड ही है, इंडिया में ही पैसा उठाएगा, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। ऑफशोर में क्या होता है कि दो तरह का होता है, एक बाहर से पैसा उठा के इंडिया में लाएगा, एक इंडिया में पैसा उठा के बाहर ले जाएगा, बाहर का स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा। तो ऑफशोर फंड कैसे होते हैं, बाहर का रुपया आएगा इंडिया में, या फिर ऑफशोर फंड ऐसे भी हो सकते हैं कि इंडिया का रुपया बाहर जाने वाला है। ठीक है, यूनिफाइड स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा है कि देखिए दो सिस्टम क्या होता है इनका, ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम है अपना वेंचर कैपिटल फंड को, कि वेंचर कैपिटल फंड फिर मान लीजिए पहले तो इन्वेस्टर को जोड़ के फंड बना, अब ये फंड जब पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है तो ये फंड भी एक ट्रस्ट बना लेता है एक अलग से, उस ट्रस्ट में रुपया फंड जमा करता है और फिर उस ट्रस्ट से इन्वेस्ट करता है। अब मान लीजिए ये वेंचर कैपिटल फंड बाहर का है, फॉरेन का है, तो फॉरेन में रुपया इकट्ठा तो कर लिया ये लोग, अब डायरेक्टली वहां से रुपया इंडिया में इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये लोग यहां पे आके इंडिया में एक ट्रस्ट बना लेंगे, अपना रुपया इंडिया में जमा करेंगे। ठीक है, अपना रुपया इंडिया में जमा करेंगे और फिर यहां पे जो उनको पार्टनर्स चाहिए, वेंचर कैपिटल को इंडिया से भी तो पार्टनर्स मिल सकते हैं ना, इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, वो लोग भी अपना रुपया फिर ट्रस्ट में जमा करेंगे और ट्रस्ट फिर डिफरेंट जगह फंडिंग करेगा। इसको यूनिफाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। When domestic investors are expected to participate in a fund, a unified structure is used. Overseas investor pool their asset in an offshore fund that invest in a locally managed trust. बाहर के लोग अपना फंड में रुपया इकट्ठा करके लोकली मैनेज ट्रस्ट में जमा किए, और वेयर एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट, एंड दिस इज लेटर डिवाइस used to make local portfolio investment. This is latter device माने trust is the latter device used to make the local portfolio investment. ये offshore का मैनेजमेंट का तरीका है, offshore funds का मैनेजमेंट का तरीका है। Venture capital means funds made available for startup firms and small business with exceptional growth potential. वो लोग जनरली किसको फाइनेंस करते हैं वो यहां पे बता दिया है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से पूछ सकता है। लॉन्ग टाइम होराइजन, लैक ऑफ लिक्विडिटी, उनको पता होता है कि हम लोग जहां इन्वेस्ट करें वहां पे लिक्विडिटी का क्राइसिस हो सकता है, मतलब वो रुपया एक बार फंस सकता है हमारा इंस्टेंटली, वो विड्रॉएबल नहीं भी है, इसलिए वो लोग उस लिक्विडिटी का कॉम्प्रोमाइज के लिए आपसे रिटर्न में प्रीमियम मांग लेते हैं। उनको रिटर्न पे प्रीमियम चाहिए होता है, हाई रिस्क लेते हैं और इक्विटी में भी पार्टिसिपेशन करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस आ जाता है, दे आर बिजनेस पार्टनर, प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस, नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल फंड्स ऑल्सो, और वो लोग आईपीओ भी लाने में हेल्प करते हैं। वो लोग बिजनेस का सेल भी बढ़ा देते हैं कई बार। स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग में देखो मैंने लिखा है सीड मनी भी है यहाँ पे, तो सम केसेस वेंचर कैपिटल वाले भी अपना एक्सपेंशन करने के लिए एंजल इन्वेस्टर की तरह सीड कैपिटल देते हैं। ठीक है, स्टार्टअप के लिए
फर्स्ट राउंड क्या क्या चीज के लिए होता है, हर एक मनी देखो स्टार्टअप के लिए होता है, तो अर्ली स्टेज फर्म्स दैट नीड फंडिंग फॉर एक्सपेंस एसोसिएटेड विथ मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये दोनों मिलाकर बन जाता है एक्चुअली सीड कैपिटल असिस्टेंस। नेक्स्ट फर्स्ट राउंड देते हैं सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेकेंड राउंड वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज कंपनीज दैट आर सेलिंग प्रोडक्ट बट नॉट येट टर्निंग इन अ प्रॉफिट। थर्ड राउंड जिसमें मेजनीन फाइनेंसिंग का नाम आया खाली, एक्सपेंशन मनी फॉर अ न्यू प्रॉफिटेबल कंपनी। और फोर्थ राउंड ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग, इट इज इंटेंडेड टू फाइनेंस द गोइंग पब्लिक प्रोसेस। देखिए नाम यहाँ पे थ्योरेटिकली जैसे भी लिखा हो, आपका किताब में थ्योरी का प्रॉब्लम है, उतना क्लियरली थ्योरी लिखा हुआ नहीं है, बट ब्रिज फाइनेंस और मेजनीन फाइनेंस एक ही होता है। ब्रिज फाइनेंस और मेजनीन फाइनेंस एक ही होता है, बट क्या होता है ना, कई बार किसी भी फाइनेंस का सिस्टम में आप पर्पस जोड़ दीजिए। मेजनीन फाइनेंस हम दे रहे हैं, बेसिकली ऐसा बोलना होता है मेजनीन फाइनेंस हम तुमको जो दे रहा है वो शॉर्ट पीरियड के लिए दे रहा है। जैसे आप अभी सीए फाइनल का पढ़ाई करना चाह रहा था, आपको पैसा चाहिए था, आपको लगा कि बस मैं पास हो जाऊंगा फिर तो मेरा पैकेज लग जाएगा, तो आप मेरे से आके बोल सकते हो सर ब्रिज फाइनेंस करते हैं क्या मेरे को। मतलब क्या होगा, सर मेरा देखिए ये एक फेज है, मैंने फाइनल का पढ़ाई शुरू किया है और अब मैं पास हो जाऊंगा तो इतना समय लगेगा, इस समय के लिए फंडिंग चाहिए, और मैं पूछूंगा फिर जिस दिन पास हो जाएगा उस दिन मेरा रिटर्न क्या होगा, पहले मेरा भरपाई करेगा तो हाँ सर पहले आपका ही पाई पाई चुकता करूंगा, ये रेट ऑफ रिटर्न दूंगा, तो एग्जिट प्लान मेरा डिसाइड हो गया। तो ये भी एक तरह का ब्रिज फाइनेंस हो गया ना, ये भी एक तरह का मेजनीन फाइनेंस हो गया। तो पर्पस डिफाइन करने से एक्चुअली फाइनेंस क्लियर होता है, बट टेक्निकली ब्रिज फाइनेंस मेजनीन फाइनेंस एक शॉर्ट पीरियड का फाइनेंस है। ओके, जो आप एक पर्पस अकम्प्लिश होते ही आपका आप लौटा देते हो। तो इन लोग यहाँ पे थर्ड राउंड फोर्थ राउंड करके थ्योरी बना दिया, जो कंफ्यूज किया है कि मेजनीन फाइनेंसिंग देते हैं एक्सपेंशन मनी फॉर न्यू प्रॉफिटेबल कंपनी। आप यहाँ पे वर्ड मेजनीन को काट दीजिए, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। फिर यहाँ पे एक और टेबल दिया हुआ है, रिस्क इन ईच स्टेज इज डिफरेंट एंड इंडिकेटिव रिस्क मैट्रिक्स इज गिवन बिलो। सीड मनी, स्टार्टअप, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। पब्लिक इशू आने के पहले ये निकल जाएंगे, पब्लिक इशू में ये कभी साथ ही नहीं रहते। ये बोलते हैं हम पब्लिक इशू में क्या होता है ना, प्राइस ऑफ स्टॉक बहुत वोलेटाइल हो जाता है, तो उतना वोलेटिलिटी हम लोग बियर नहीं करना चाहते हैं। प्राइस ऑफ स्टॉक बहुत वॉलेटाइल हो जाता है पब्लिक इशू आने से, तो वो बोलते हैं हम वोलेटिलिटी बियर नहीं कर सकते। हम पूरा रुपया डुबा सकते हैं, लेकिन हम वोलेटिलिटी जो मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइस, उसमें नहीं रहेंगे। हम लोग प्राइस खुद से डिटरमाइन करना चाहते हैं। जब तक पब्लिक इशू नहीं आता तो प्राइस खुद से डिसाइड करते हैं, पब्लिक इशू आने के बाद मार्केट डिसाइड करता है कि आपका शेयर्स का प्राइस क्या होगा। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक प्रोसेस है, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, कि अगर आपको मान लीजिए वेंचर कैपिटल से फंडिंग लेना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। कि पहले डील ओरिजिनेशन होगा, मतलब इसमें ऐसे बात करें कि हम एक स्टार्टअप वाले हैं, हम वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच कर रहे हैं, तो कैसे कैसे हमें उनको अप्रोच करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या बातचीत होगी उसके बारे में बता रहा है। तो पहला बात बोल रहा है कि डील ओरिजिनेशन होगा। वेंचर कैपिटल का भी कुछ एजेंट लोग होता है, जैसे आप डायरेक्टली वेंचर कैपिटल फर्म के पास पहुंचोगे कैसे, तो कोई एजेंट आपको पहुंचाएगा। तो वाया कोई एजेंट अगर आप जाओगे तो एजेंट को सारा चीज बताना होगा कि हम क्या हैं, कौन सा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है मेरा, क्या आइडियाज है, क्या ग्रोथ प्लान्स है, तो वो जाके वेंचर कैपिटल को कम्युनिकेट करेगा। अब हर वेंचर कैपिटलिस्ट का भी अपना एरियाज डिफाइंड होता है, हर वेंचर कैपिटल फर्म हर तरह का बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता है, तो वो लोग अपना जो चोजन सेक्टर है उसी पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनका उस पर एक्सपर्टाइज होता है। ठीक है, तो आपको अपना एजेंट को बताना होगा, एजेंट सही वेंचर कैपिटल से आपको कनेक्ट करेगा। तो यहां पे वही आ रहा है डील ओरिजिनेशन में, कि बिफोर सोर्सिंग द डील वेंचर कैपिटल वुड इन्फॉर्म द इंटरमीडियरी और इट्स एम्प्लॉइज अबाउट द फॉलोइंग सो दैट द सोर्सिंग एंटिटी डज नॉट वेस्ट टाइम।
सेक्टर फोकस, स्टेजेस ऑफ बिजनेस फोकस। अब आपका सेक्टर मैच हो गया तो उन लोग का भी एक आइडिया रहता है कि किस स्टेज ऑफ बिजनेस पे आप हैं, तभी वो आएंगे। वो जनरली सीड कैपिटल पे नहीं आते। सबका अपना अपना फोकस होता है। कोई सीड कैपिटल पे आ भी जाता है, कोई बोलता है फर्स्ट राउंड वाला में जाएंगे, कोई बोलता है मेजनीन वाला में जाएंगे, कोई बोलता है सेकंड राउंड वाला में जाएंगे। तो सारा स्टेजेस आपका पता लगवाया जाता है कि आप कहाँ पे अभी खड़े हो। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि वो आपके साथ मीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रोमोटर कौन है, टर्नओवर क्या चल रहा है कंपनी का। ओके, तो ये सब बेसिस पे दे विल डिसाइड वेदर दे शुड बी विथ यू और नॉट। सेकेंड नंबर है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब जचाई होगा, फिल्टरिंग होगा, आपका प्रपोजल वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। वो लोग अपने कमिटी में बैठेंगे और आपका सारा प्रपोजल को समझेंगे और फिर आपका ड्यू डिलीजेंस करवाएंगे, पूरा जांच पड़ताल करवाएंगे कि आपका कंपनी वाकई में कैसा चल रहा है, किस तरह का है। देन डील स्ट्रक्चरिंग होगा, मतलब अगर उनको समझ में आया तो आपको मीटिंग में बुला के आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको क्या चाहिए, वो कितना देने रेडी है और उसके बदले में उनको क्या क्या स्टेक चाहिए या किस तरह का सिक्योरिटी वो आपसे खरीदेंगे। ओके, नेक्स्ट पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में वो अपना कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपके बोर्ड में बैठा देंगे और पीरियोडिकली आपसे रिव्यूज लेते रहेंगे कि कैसा चल रहा है। आपको जहां मेंटरिंग का जरूरत पड़ेगा वो मेंटरिंग भी देंगे, कोई नेटवर्क चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, वो सब भी प्रोवाइड कराएंगे। बट ये इंश्योर करवाना चाहेंगे कि कहीं आप डिफॉल्टर तो नहीं है रहो किसी भी तरह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ओके, देन एग्जिट प्लान भी वो आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। समटाइम्स तो वो ऐसा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो होता है, ओनर जो होता है, उसके ऊपर एक कंडीशन ही डाल देते हैं कि अगर ये आइडिया फ्लॉप हो गया तो एंटरप्रेन्योर को किसी भी तरह से उनका शेयर्स बायबैक करना पड़ेगा। तो ये भी एक ऑप्शन वो लोग डाल देते हैं अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। और ये सब कोई स्टैंडर्डाइज्ड वे नहीं है, ये सब डिपेंड करता है कि उनका क्या विल है और आपका क्या रिक्वायरमेंट है। सब वही है ना, किसका कितना डोमिनेंस है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ओके, उनको समझ में आ गया, उनको पैसे लगाने ही है, उनको ये इंडस्ट्री में घुसना ही था, तो वो आपके टर्म्स में भी आएंगे। अब उनको लगा कि उनके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस है और आपको लगा कि आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है, तो आप मान जाओगे उनके टर्म्स पे। बट ये सब इतना इजी नहीं होता कि बस पैसे लेके कंपनी को ग्रो करा देना है। बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती है पैसे ले लेकर, क्योंकि इनका जो प्रेशर होता है कंटिन्यूअस, क्या हुआ, कितना टाइम लगेगा ग्रोथ लाने में, तो क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है। एक तरह से ऐसा लगता है कि ओनर होके भी नौकरी कर रहे हैं उनकी, और उनका रिप्रेजेंटेटिव हर समय आपके पीछे पड़ा रहता है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको उनसे वेरीफाई करवाना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक तरह से आपके स्टेक होल्डर हैं, पार्टनर हैं। तो कई बार ये सब चीजें इश्यूज बना देती हैं लंबी लंबी, और लोग कई बार सरेंडर कर देते हैं। तो ये एक इश्यूज है। फिर मेथड्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एक इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जैसे इक्विटी के थ्रू वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। कंडीशनल लोन मतलब लोन में कंडीशन डाल देंगे। ये नॉन कन्वेंशनल हो गया कि चलो इंटरेस्ट नहीं देना, बदले में सेल्स का कुछ परसेंटेज दे देना, ठीक है। इनकम नोट हो गया हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड सिक्योरिटी विच कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ कन्वेंशनल एंड कंडीशनल लोन। मतलब बोलेंगे इंटरेस्ट भी दो और थोड़ा सा सेल्स पे भी रॉयल्टी दो। सेल्स हुआ तो रॉयल्टी भी दो और इंटरेस्ट भी एक नॉमिनल रेट पे दो। मे भी सोचो 1 या 2% इंटरेस्ट दो और जो सेल्स होगा उस पे 5% रॉयल्टी दो। तो सेल्स का जो रॉयल्टी है दैट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, वो चला जाएगा इंटरेस्ट के नाम पे। नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर। पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर क्या हुआ? ऐसा डिवेंचर जो डिफरेंट डिफरेंट तरह का इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिजाइन करके दिया जाता है। जैसे सच सिक्योरिटी कैरीज चार्जेस इन 3 phases. In the startup phase, no interest is charged. Next stage, a low interest is charged up to a particular level. After that, a high interest is charged. No interest, low interest, high interest. पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या होता है कि उसका जो राइट्स है वो बदलते रहेगा समय अनुसार। पार्टिसिपेटिंग मतलब कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि उसमें वोटिंग राइट्स होगा, बट पार्टिसिपेटिंग माने वोटिंग राइट्स होता है, ऐसा नहीं है। वोटिंग राइट्स तो लेके बैठेंगे ही, क्योंकि अपना बोर्ड में आदमी तो बैठा ही देंगे ये। और डिवेंचर के थ्रू इसलिए जाता है कि
कभी भी कोई नया फंडिंग आप उठाओ तो बोलेंगे मेरा पहले रिडीम करो। कंपनी में रुपया आया, कंपनी को बोलेंगे पहले पुराना होगा रिडीम करो, फिर आप आगे बढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है प्राइवेट इक्विटी फंडिंग। प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है, इट लिखो रिप्लेसेस वेंचर कैपिटलिस्ट, रिप्लेसेस वीसीज। ओके, वीसीज प्रेफर डेट, दे प्रेफर इक्विटी। लेकिन पी तब आते हैं, ये तभी एंट्री लेते हैं जब पूरा आपका कंपनी सक्सेसफुल हो गया। एंटर्स व्हेन बिजनेस इज अ सक्सेसफुल कैश जनरेटिंग यूनिट। सक्सेसफुल कैश जनरेटिंग यूनिट, देखो यहां पे मिल जाएगा एक लाइन। वीसीज कब आते हैं, जब आप ग्रो करना शुरू किए, नेगेटिव प्रॉफिट्स पे थे, बट जैसे ही आप कैश जनरेटिंग होने लग गए तब पीईज वाले आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और बड़ा फंडिंग आपको देंगे कि आप अपना कैश कैपेसिटी को और बढ़ाओ। ठीक है। दे आर ऑल्सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड एक्ट लाइक मेंटर्स टू द मैनेजमेंट। फिर पीई का बायआउट्स मैंने बताया आपको, लिवरेज बायआउट, मैनेजमेंट बायआउट। देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट इक्विटी का मतलब है कि अगर आपके फर्म में प्राइवेट इक्विटी वाले लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या कॉस्ट उठाना पड़ेगा। तो इसका आंसर है इट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंडिंग। जैसे वेंचर कैपिटल लोग आपके साथ रहते हैं तो जो आपको हेडेक लगता है, जो आपको कॉस्ट उठाना पड़ता है, वही कॉस्ट पीई के साथ भी उठाना पड़ता है। ठीक है। पीईज वाले लेकिन हड़बड़ नहीं करते, वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़े से हड़बड़ में रहते हैं। पी वाले सोचते कि हम तो आपके साथ जुड़ गए, अब तो 10 साल 20 साल भी बैठे रहे तो हमें प्रॉब्लम नहीं। आप पब्लिक इशू लाइए तो उनको वो नहीं रहता कि हमको बेच के जाना है, वो हो सकता है आपके साथ बने रह जाए। बट वेंचर कैपिटलिस्ट वाले पब्लिक इशू के बाद टिकते नहीं, वो बोलते हैं हम लोग फिर अपना एरिया बना रखे ना, हम लोग वहीं पे जाएंगे फिर जहां पे ग्रोथ नहीं आया हुआ है, अपना रुपया निकाल के फिर वहीं घुस जाएंगे जहां पे अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट वाले लोग उसमें जाके उनको ग्रो कराने का एक्सपर्टाइज है, और फिर वो लोग वहां पे सोचो ना, जो ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसके यहाँ अभी प्रॉफिट आया ही नहीं है, लॉस ही में चल रहा है और स्ट्रगल कर रहा है, उसको अगर बड़ा कैपिटल दिखा देगा वो लोग जाकर, तो वो एंटरप्रेन्योर तो सरेंडर हो जाएगा ना, ज्यादा स्टेक दे बैठेगा। ये लोग उसी को ही टारगेट करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट वाले, कि अपन उसी को ही पकड़ेंगे जो कमजोर है और उससे स्टेक ज्यादा लेंगे, पैसे देंगे, उसको ग्रो कराएंगे, और फिर जब वो ग्रो कर जाएगा तब स्टेक बेच के निकल जाएंगे। पी वाले वहां पे आ रहे हैं जहां पे कैश ऑलरेडी आ रहा है, और फिर वो इतना बड़ा फंड दे रहे कि आप और कैश कमाओ, 10 साल कमाओ। उनको बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न नहीं चाहिए, बट वो ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट वाले रिस्क ज्यादा लेते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, पब्लिक इशू में निकल जाएंगे या फिर पब्लिक इशू के बाद भी रह जाएंगे। ये लोग भी एग्जिट रूट्स अपना डिसाइड करके रखता है। ओके, कैसे एग्जिट रूट होता है? आईपीओ। आईपीओ इज वन ऑफ द एग्जिट रूट। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन में क्या होगा? द शेयर ऑफ द पी इज एक्वायर्ड बाय अ लार्जर कंपनी, यूजुअली इन द सेम बिजनेस सेगमेंट। क्या समझ में आया? जैसे सोचिए व्हाट्सएप था और फेसबुक था, ठीक है? तो व्हाट्सएप के हम लोग पी हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं। तो व्हाट्सएप का मर्जर हो गया किसके साथ? फेसबुक के साथ। फेसबुक ने एक्चुअली व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो पी वाले ये सब प्रपोजल लेके आते हैं, उनका ऐसा कनेक्ट होता है, वो आपका कंपनी को ले जाके किसी और से मर्ज करवा देंगे। उससे क्या मिलेगा उनको? पब्लिक इशू तो आपका व्हाट्सएप का आना नहीं था,
उससे क्या मिलेगा? व्हाट्सएप में पी का शेयर होल्डिंग था और फेसबुक को पूरा व्हाट्सएप ही बिकवा दिया। तो जो पुराने व्हाट्सएप के शेयर होल्डर थे उनको भी पैसे मिल गए होंगे और पी वाले को भी पैसे मिल गए। एक तो आईपीओ लाके अपने आप को निकाल लेंगे, या फिर वो क्या करवाते हैं, द शेयर ऑफ पी इज एक्वायर्ड बाय अ लार्जर कंपनी यूजुअली इन द सेम बिजनेस सेगमेंट। Thus, a small IT company into a niche testing technology line may get acquired by a bigger IT company. May get acquired by a bigger IT company, which is often seen in India. Another example can be acquisition of Instagram by Facebook. This is perhaps the most commonly used exit route and is usually a win-win situation for both the exiting investor as well as the management of the enterprise. मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज मतलब जो व्हाट्सएप चलाने वाले पुराने लोग थे वो लोग और पी वाले लोग भी, दोनों के लिए विन विन केस हो जाएगा ना अगर फेसबुक व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया तो। समझ में आ रहा है आपको? स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब वो आपका कंपनी को बिकवा देते हैं, कंपनी को बिकवा देना। अब बिकवा देना मतलब हम लोग ये नेगेटिवली भी यूज करते हैं, बिकवा दिया मेरा कंपनी को, बट ये पॉजिटिव सेंस में बात हो रहा है, कंपनी को बिकवा देना। दूसरा सेकेंडरी सेल मतलब होता है दूसरा किसी पी को अपना शेयर बेच के चल जाएंगे, ट्रांसफर टू अदर पी। वो अपना शेयर्स एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को बेच के जा सकते हैं, एमबीओ। समझे क्या? जो व्हाट्सएप का पुराना मैनेजमेंट था वो लोग पी से शेयर्स खरीद ले रहा है कि वो अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट गेन कर पाए। और लिक्विडेशन क्या है? जब बर्बाद हो रहा है कंपनी पूरा तो कंपनी को लिक्विडेट करा के जो भी अब एसेट है उससे जो रिकवरी होगा वो लेके जाएंगे। लिक्विडेशन मतलब कैश लॉस हो रहा है कंपनी को, तो बस अब और लॉस वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इसलिए कंपनी को लिक्विडेट करवा देंगे। ये है नेगेटिव वाला, कंपनी को खत्म करवा के अपना जो भी कैश सरप्लस है वो लेके चल जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम में आने वाला है, थ्योरी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पी वाले कैसे एग्जिट कर सकते हैं, पी के ऊपर पूरा नोट्स अच्छे से पढ़ के जाना है। अच्छा, एक और प्राइवेट इक्विटी भी फंड के थ्रू आता है, मैंने बोला था आपको। प्राइवेट इक्विटी फंड भी होता है, जैसे वेंचर कैपिटल फंड है। तो पी फंड में कॉन्सेप्ट है जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर क्या करता है? बेसिकली फंड का मैनेजर है, फंड मैनेजर होता है ना एक, वो है जनरल पार्टनर। वो क्या करेगा? डिफरेंट इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करेगा, उनका रुपया लेके यहां पे पूल करेगा और फिर वो अपॉर्चुनिटीज खोज के इन्वेस्ट करेगा। लिमिटेड पार्टनर कौन हुए? जो इन्वेस्टर्स इसमें फंडिंग कर रहे हैं, उनका लिमिटेड राइट्स है, इसलिए लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर अपना रुपया भी एज ए लिमिटेड पार्टनर इक्विटी फंड में डाल सकता है, बट फंड मैनेजमेंट करने का वो फीस चार्ज करेगा, फंड को मैनेज करने का वो एक फीस चार्ज करेगा। करेक्ट? वो फीस वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। ये यहां पे लिखा हुआ है पूरा, जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर, या पूरा अपने आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जनरल पार्टनर फंड मैनेजर जैसा होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, और लिमिटेड पार्टनर इन्वेस्टर जैसा होता है। जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। ओके, तो इसके साथ स्टार्टअप का स्टेजेस ऑफ फंडिंग पूरा खत्म हुआ। एक बार आप रिकैप्चुलेट करो, सबसे पहला स्टेज क्या था? बूटस्ट्रैपिंग। दूसरा, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ बूटस्ट्रैपिंग? ट्रेड क्रेडिट, लीजिंग, फैक्टरिंग, और भी मैंने बताया था ना, लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ओन सेविंग्स, जो बुक में नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बताया। अच्छा, दूसरा सेकंड स्टेज क्या था? एंजल इन्वेस्टर्स। तीसरा वीसी, वेंचर कैपिटल। चौथा पी, पांचवा
मेजनिन छठा पब्लिक इशू। ऐसे फ्लो में याद रखना आपको, ठीक है। ओके, तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।